हेलो फ्रेंड्स, हम कवर रहे थे नाबार्ड का ईएसआई सिलेबस और लास्ट वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी कवर किया था। अब इस वीडियो में हम लेबर पॉलिसी डिस्कस करेंगे। इस लेबर पॉलिसी में अब हमें बस 4 लेबर कोड्स पढ़ना है। और जिन लोगों ने अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में ईएसआई का प्लेलिस्ट देखा है उन्हें पता होगा कि ये टॉपिक हमने वहाँ ऑलरेडी कवर किया है। सो मैं वही वीडियो यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो पहले ही देखा है उनका यहाँ रिविजन हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये लेबर कोड्स लाने की जरूरत क्यों थी। देखो, लेबर एक यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब कि उस पर लॉ बनाने का हक स्टेट्स और सेंट्रल दोनों को है। सो इस वजह से स्टेट्स ने उसके ऊपर 100 लॉज निकाले और सेंट्रल ने उसके ऊपर 40 लॉज निकाले। तो इन सब लॉज के चलते ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया था। सो जब 2002 में लेबर पे नेशनल कमीशन बनी, उसने बताया कि हमें ये लॉज के जगह लेबर कोड्स लाने की जरूरत है। समझ रहे हो क्यों लाया गया लेबर कोड? So in India, labor is a subject in the concurrent list. Thus, both the parliament and the state legislature can enact laws on it. As per the central government, before the new labor codes were passed, there were more than 40 central laws and more than 100 state laws on labor and related matters. So the labor codes was recommended by the National Commission on Labor because the existing labor laws were archaic, complex and had inconsistent definitions. अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सेंटर के लॉज मर्ज करके कौन से लेबर कोड्स निकाले गए। इसमें थे कोड्स ऑन वेजेस, देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, देन सोशल सिक्योरिटी कोड एंड लास्ट में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। So in 2019, the central government introduced 4 bills on labor codes to consolidate 29 central laws. These are codes on wages, industrial relations code, social security code and occupational safety, health and working conditions code. अब फ्रेंड्स हम हर एक कोड को ठीक से समझते हैं। सबसे पहला कोड ऑन वेजेस। नाम से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ सारे वेजेस के रिलेटेड लॉज मर्ज किए गए। सबसे पहले वेजेस पे अलग अलग लॉ बनाए थे, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, देन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और लास्ट में इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। इन सब लॉज को मर्ज करके कोड इन वेजेस में लाया गया। So the wages code seek to regulate wage and bonus payments in all the employments where any industry, business, trade or manufacture is carried out. This code replaces the following laws: Minimum Wages Act 1948, the Payment of Wages Act 1936, the Payment of Bonus Act 1965 and Equal Remuneration Act 1976. अब फ्रेंड्स कोड ऑन वेजेस में आपको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है, दैट इज फ्लोर वेज। फ्लोर का मतलब ऐसी जगह जहाँ वर्कर्स काम करते हैं। सो यहाँ वर्कर जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये फ्लोर वेज निकाला जाता है। समझ रहे हो? अब ये कोड ऑफ वेजेस ये बोलती है कि वर्कर को मिनिमम वेज मिलना चाहिए जो कि ये फ्लोर वेज से ज्यादा रहेगा और कोई भी एम्प्लॉयर इस मिनिमम वेज से कम वेज पे एम्प्लॉय को काम नहीं करवा सकता। ओके, so as per the code, the central government will fix the floor wages considering the wages living standards. The floor wage may vary depending on the geographical location. The minimum wages decided by the central or state government should be above the floor wages. Employers cannot employ people on less than the minimum wage. नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रीज रिलेशन कोड। इस कोड में बहुत बड़े चेंजेस किए गए। देखो, पहले क्या होता था कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर 100 से ज़्यादा वर्कर्स रहते हैं फिर उस इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर उन्हें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालना है या अपनी इंडस्ट्री क्लोज करनी है फिर पहले उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो ये सब काम कर सकते हैं। सो इस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट अपने यहाँ 100 वर्कर से ज़्यादा लोगों को काम पे नहीं रखते थे, जिससे लोग काम करने लायक होकर भी अनएम्प्लॉयड रहते थे। तो गवर्नमेंट ने इस कोड के तहत ये वर्कर की लिमिट बढ़ाकर 300 वर्कर कर दी। इससे 300 वर्कर होने के बाद ही इंडस्ट्री को एम्प्लॉयमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो एम्प्लॉयर यहाँ ज़्यादा वर्कर्स हायर करेगा जिससे ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। क्लियर है? So the Industrial Employment Standing Orders Act 1946 had made it mandatory for employers of industrial establishments with 100 or more workers to define the conditions of employment and rules of conduct for workmen by way of standing orders or services rules and to inform the workers of the same clearly. However, under the new code, the minimum number of workers employed for an establishment to have the standing orders has been raised to 300. With the increased threshold, it becomes more flexible and easier to hire and fire, thus leading to increased employment according to the government. नेक्स्ट यहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में स्ट्राइक की बात की गई।
यहाँ ये बोला गया कि वर्कर लोग 60 दिन की नोटिस के बिना स्ट्राइक नहीं निकाल सकते और अगर उनका ट्रिब्यूनल में केस पेंडिंग है फिर वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। यहाँ ये भी बोला गया कि अगर यहाँ ट्रिब्यूनल का डिसीजन उन्हें पसंद नहीं आया फिर भी डिसीजन के 60 दिन के बाद ही वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ओके, so the code also introduces new conditions for conducting a legal strike. Employees are prohibited from going on strike without giving a 60-day notice. Employees are also prohibited from going on strike during the pendency of proceedings before a tribunal or a national industrial tribunal. They should also not go on strike before 60 days are completed after the tribunal's proceedings. अब अगला कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी का मतलब तो आपको मालूम है, जैसे कि पेंशन या ग्रेच्युटी वगैरह। यहाँ ये बोला गया कि ग्रेजुएटी जो पहले 5 साल बाद देते थे वो 3 साल बाद ही दे दी जाएगी। और एक बात यहाँ ये की गई कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए जिससे उन्हें भी उसका लाभ मिले। सो अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड द ग्रेजुएटी पीरियड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 years to 3 years. द कोड टॉक्स अबाउट सेटिंग अप सोशल सिक्योरिटी फंड्स फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड गिग वर्कर्स। और लास्ट हमारा कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इस कोड में सबसे पहले तो फैक्ट्री की डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई। यहाँ ये बोला गया कि जहाँ इलेक्ट्रिक पावर यूज़ नहीं की जाती है वहाँ 20 वर्कर्स और जहाँ इलेक्ट्रिक पावर यूज़ की जाती है वहाँ 40 वर्कर काम करते हैं, उसे ही हम फैक्ट्री बोलेंगे। और ये भी बताया कि किसी भी वर्कर को आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। So the code expands the definition of a factory as a premise where at least 20 workers work for a process with power and 40 workers for a process without power. The code fixes the daily work hour limit to a maximum of 8 hours. नेक्स्ट इस कोड में फीमेल वर्कर के बारे में भी बात की गई। यहाँ ये बोला गया कि फीमेल वर्कर्स को उनके कंसेंट के बिना शाम के 7 से सुबह 6 बजे तक काम नहीं करवा सकते। So the code empowers women to be employed in all kinds of establishments and at night, that is between 7 PM and 6 AM, subject to their consent and safety. और लास्ट में इस कोड ने इंटरस्टेट माइग्रेंट के बारे में भी सोचा। सो ये कोड के हिसाब से अगर कोई वर्कर अपना स्टेट छोड़ के आपके यहाँ काम करने आता है फिर उसे आने का खर्चा या फिर जर्नी अलाउंस मिलना चाहिए। So the code also proposes a journey allowance. This is a lump sum fair amount to be paid by the employer for the journey of the worker from his or her native state to the place of employment. So friends, इसके साथ हमारा लेबर कोड्स कवर हो गया है और इसमें के एग्जाम रिलेटेड मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी है। So thanks for watching and meet you in the next video.